एलिस एक जादुई दुनिया में। एक दिन जब सुनहरी धूप खिली हुई थी, एलिस नाम की एक लड़की अपनी बहन के साथ पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। तभी अचानक एक सफेद खरगोश एलिस के सामने से भागता हुआ गया। उसने एक भूरे रंग की जैकेट और काले रंग के छोटे से जूते पहने हुए थे और उसके पास एक घड़ी भी थी। नहीं, मुझे बहुत देर हो जाएगी। अरे, कितनी अजीब बात है, खरगोश तो नहीं बोलते ना। एलिस खरगोश को देखकर इतनी उत्सुक हुई कि उसका पीछा करने लगी और वो तब तक उसका पीछा करती रही जब तक कि वो एक बड़े से गड्ढे में कूद नहीं गया। खरगोश, खरगोश, तुम वहाँ नीचे हो क्या? बोलो। एलिस नीचे गिरती गई और गिरती ही गई और आखिरकार वो एक मुलायम घास के ढेर पर जा गिरी। मैं कहाँ हूँ? खरगोश, तुम कहाँ हो? पर वहाँ कोई खरगोश नहीं था। बस एक बड़े से कमरे से होकर जाता हुआ एक रास्ता था जिसमें बहुत से छोटे छोटे दरवाजे थे और वहीं एक कोने में मेज पर एक छोटी सी सुनहरी चाबी भी रखी हुई थी। इस चाबी से कोई ना कोई दरवाजा तो खुलना ही चाहिए। मैं कोशिश करती हूँ। ये इसकी नहीं है। ओह, इसकी भी नहीं है। आहा, ये तो इस दरवाजे की है। वाह, कितना सुंदर बगीचा है। वो सफेद खरगोश शायद यहीं पर होगा। लेकिन परेशानी ये है कि मैं इस दरवाजे से जाने के लिए बहुत बड़ी हूँ। अचानक एलिस को मेज पर कुछ दिखाई दिया। वो एक छोटी सी शीशी थी जिस पर लिखा था, मुझे पियो। जब उसने एक घूंट पिया तो वो बहुत छोटी हो गई। अब एलिस इतनी छोटी थी कि उस दरवाजे में आराम से घुस सकती थी। पर एक और बड़ी समस्या थी, वो उस चाबी को मेज पर ही छोड़ आई थी। ये मैंने क्या किया? अब मैं यहाँ से कभी नहीं निकल पाऊंगी। वो क्या है? जैसे ही उसने केक खाया, एलिस दोबारा से बड़ी होने लगी। वो इतनी बड़ी हो गई कि वो बड़ा सा कमरा अब उसके लिए छोटा पड़ने लगा। अब उसके पास चाबी तो थी, लेकिन वो उस दरवाजे में घुसने के लिए बहुत बड़ी थी। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। वो छोटी शीशी पता नहीं कहाँ है। वो रही शीशी। ये मुझे अब फिर से क्या हो रहा है? अब एलिस दरवाजे में घुसने के लिए बिल्कुल ठीक थी, लेकिन पानी की तेज लहरों ने उसे उस बड़े से कमरे से धकेलकर दरवाजे की दूसरी तरफ बाहर फेंक दिया। अब एलिस एक हरी भरी जगह पर पहुंच गई। वहाँ उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेरे घर जाओ और मेरे दस्ताने और पंखा लेकर आओ।
घर? वो रहा मेरा घर। अब जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। कितना अकड़ू खरगोश है। इसने मुझे कहीं नौकरानी तो नहीं समझ लिया। वैसे मैं और कुछ कर भी नहीं सकती, इसलिए जैसा ये कहता है मुझे वैसा ही करना चाहिए। पता नहीं उस खरगोश ने अपने दस्ताने और पंखे कहाँ रखे हैं। हाँ, ये रहे इस मेज पर। मैं छोटी बनते बनते थक चुकी हूँ। काश मैं दोबारा बड़ी हो सकती, ताकि वो खरगोश मुझ पर हुक्म न चला सके। अरे, ये मेरे दरवाजे पर किसका हाथ है? बचाओ! ये राक्षस मुझे मारना चाहती है। सारे जानवरों ने घर की तरफ पत्थर फेंके, लेकिन जैसे ही वो खिड़की के अंदर गए, वो सारे पत्थर केक में बदल गए। ए, बंद करो ये सब। स्वादिष्ट। वैसे मैं सोच रही हूँ कि थोड़े केक खा ही लेती हूँ, लेकिन इससे पहले कि एलिस और केक खा पाती, वो फिर से छोटी होने लगी। वो छोटी और छोटी होती गई। वो इतनी छोटी हो गई कि पीछे के बंद दरवाजे के नीचे से झुककर एक बड़े घने जंगल में पहुंच गई। अरे, तुम कौन हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। वैसे पहले मैंने पूछा है। मैं एलिस हूँ। मैं 3 इंच जितनी रहते रहते थक चुकी हूँ। क्या तुम मुझे पहले जैसा होने में मेरी मदद करोगे? एक तरफ से तुम बड़ी हो जाओगी और दूसरी तरफ से छोटी। क्या? क्या कह रहे हो? कैटरपिलर ने कोई जवाब नहीं दिया और एलिस ने अनुमान लगाया कि शायद वो मशरूम के बारे में बात कर रहा है। इसलिए उसने दोनों तरफ से एक एक टुकड़ा तोड़ लिया। और फिर उसमें से एक खा लिया। अब क्योंकि वो पहले जैसी हो गई थी, एलिस ने उस सफेद खरगोश को ढूंढना शुरू किया। अचानक उसे एक तेज सफेद रोशनी दिखाई दी, पर वो कोई रोशनी नहीं थी। वो हवा में उड़ते हुए हंसते हुए दांतों का एक जोड़ा था। तुम कौन हो? मैं चतुर बिल्ला हूँ। तुम कौन हो? मैं एलिस हूँ। मुझे बताओ वो सफेद खरगोश कहाँ गया है? उस तरफ वो मैड हैटर के साथ चाय की दावत में होगा। क्या कहा? मैड हैटर? मैं पहले ही बहुत सारे पागल लोगों से मिल चुकी हूँ। इस अनोखी दुनिया में तो सभी पागल हैं। मैं भी उनमें से एक ही हूँ। अगर मैं इस जगह से जल्दी ही बाहर नहीं निकली तो मैं भी पागल हो जाऊंगी।
सुनिए, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? नहीं नहीं, जगह नहीं। पर यहाँ तो काफी जगह है। ये लो शरबत पियो। हाँ? हम्म? पर इसमें तो कोई शरबत नहीं है। हाँ, इसमें कोई शरबत नहीं है। तो फिर मुझे ये दिया ही क्यों? फिर तुम यहाँ आई ही क्यों? अगर आप इस तरह से बात करेंगे तो मैं जा रही हूँ। एलिस को पास ही एक पेड़ में एक दरवाजा दिखाई दिया। हाँ? और उत्सुकता से वो उसके अंदर चली गई और एक सुंदर से बगीचे में पहुंच गई। सिर धड़ से अलग कर दो। तुम यहाँ मेरे साथ खेलो। ठीक है। मैं दिलों की रानी हूँ। अगर तुम जीती तो तुम्हारा सिर गया। हाँ? एलिस ने बुरे से बुरा खेलने की कोशिश की ताकि वो जीत न पाए, लेकिन ऐसा करना मुश्किल था क्योंकि रानी को क्रोके खेलना ठीक से नहीं आता था। सबूतों और गवाहों को इकट्ठा किया जाए। कार्यवाही शुरू होने वाली है। हाँ? सफेद खरगोश? अरे वाह मेरी किस्मत! मुझे तो चिंता हो रही थी कि मैं ये खेल कहीं जीत न जाऊं। दिलों के गुलाम, तुम्हारे ऊपर रानी के टार्च चुराने का इल्जाम है। मैं सबूत पेश करता हूँ। एक पते की बात, रानी ने बनाए थे कुछ टार्च, गर्मियों के दिन और गर्मियों की रात। आया दिलों का चोर, मच गया शोर, टार्च को चुरा कर ले गया वो अपनी ओर। इस गुलाम ने ही टार्च चुराए हैं। ऐसा नहीं है। आखिर तुम्हारे पास सबूत क्या है? हाँ? कविता से ही पता चलता है। ये कोई सबूत नहीं है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, सिर धड़ से अलग कर दो। ओह, अब बस बहुत हुआ। आप सब के सब पागल हैं और मुझे भी पागल कर देंगे। इस पर सैनिकों ने कूदकर एलिस पर आक्रमण कर दिया। उसने सबको धमकाकर और डराकर दूर भगा दिया। दूर हटो मुझसे, दूर हटो। मैं कहाँ हूँ? लगता है तुमने कोई बुरा सपना देखा है एलिस। हाँ, सचमुच वाकई काफी अजीब सपना था। एलिस खुश थी कि ये सिर्फ एक सपना था, पर क्या सच में? हेडी। स्विट्जरलैंड के विशाल एल्प्स पर्वत के पास हेडी अपनी बुआ डेट के साथ रहती थी। जब वो सिर्फ 1 साल की थी, तभी एक दुर्घटना में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। इसके बावजूद वो बहुत खुश दिल और साहसी बच्ची थी और अपने चारों ओर के संसार को जानने के लिए बहुत उत्सुक रहती थी।
एक दिन उसकी बुआ को एक बड़े शहर में एक अच्छी नौकरी मिल गई और फिर वो उसे अपने साथ नहीं ले जा सकी। वो उसे पर्वतों के पास उसके दादाजी के घर ले गई ताकि वो वहीं रह सके। ये तुम्हारे दादाजी हैं हेडी। अब से तुम इन्हीं के साथ रहोगी। नमस्ते दादाजी, मेरा नाम हेडी है। हेडी, जैसे ही समय मिलेगा मैं तुमसे मिलने आऊंगी। मैं चलती हूँ अम चाचा। दादाजी हेडी को अंदर ले गए और घर दिखाया, पर वो कुछ खास बोले नहीं। हेडी ने उन्हें कभी हंसते हुए नहीं देखा। दादाजी, क्या मैं बाहर जाकर बकरियों को देख सकती हूँ? माफ करना, मेरा नाम हेडी है। और तुम्हारा? मैं पीटर हूँ। मैं वहाँ उस घर में रहता हूँ और बकरियों की देखभाल करता हूँ। तुम कहाँ रहती हो? अपने दादाजी के साथ। तुम बूढ़े एल्म के साथ रहती हो? वो बहुत नकचढ़े हैं। हाँ, पर उन्हें नकचढ़ा मत कहो। माफ करना, पर बात ये है कि वो अकेले रहते हैं और किसी पड़ोसी से बात भी नहीं करते। वैसे अब हम साथ साथ रहते हैं। और तुम कहाँ रहते हो? मैं अपनी दादी के साथ रहता हूँ। उनसे मिलोगी? हाँ? पीटर, तुम आ गए? हाँ दादी, कोई आपसे मिलने आया है। अच्छा, कौन है वो? इसका नाम हेडी है और ये बूढ़े एल्म के साथ रहती है। इधर आओ हेडी बेटा। अच्छा हुआ एक नया पड़ोसी आ गया। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। पीटर की दादी अंधी थी, लेकिन फिर भी वो खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती थी। हेडी ने अपनी जिंदगी में पहली बार इतना स्वादिष्ट खाना खाया था। ये तो बहुत अच्छा है। क्या आप मुझे इसे बनाना सिखाएंगे? बिल्कुल बेटा, आओ मैं तुम्हें सिखाती हूँ। जब हेडी अपने घर वापस लौटी तो उसने दादाजी के लिए वही खाना बनाया जो उसने पीटर की दादी से सीखा था। उसके दादाजी हैरान रह गए। धन्यवाद हेडी, बहुत समय हुआ किसी ने मेरे लिए खाना नहीं बनाया था। आपका शुक्रिया दादाजी। मेरे पास आपके लिए कुछ और भी है। अच्छा, वो है एक जादू की छप्पी। धन्यवाद हेडी। धीरे धीरे दादाजी को हेडी अच्छी लगने लगी। वो घर के काम में उनकी मदद करती, साफ सफाई करती, खाना बनाती और रात को उनके साथ खेलती भी थी। हेडी उन्हें अपने साथ लंबी सैर पर ले जाती ताकि वो गांव के आसपास घूम सके।
और वहाँ खिलने वाले फूलों को चुन सके। काफी समय बाद दादाजी अब बदल गए थे। वो हेडी के चुटकुलों और हरकतों पर हंसते थे और उतने नकचढ़े भी नहीं थे। उन्हें हेडी के साथ समय बिताना इतना अच्छा लगता था कि उन्होंने उसे कभी भी स्कूल नहीं भेजा। बजाय इसके वो अपना समय पीटर के साथ बकरियों की देखभाल और दादाजी को लकड़ी की कार्यशाला में काम करते हुए देखते हुए बिताती थी। कई महीने बीत गए और हेडी अपनी बुआ के साथ शहर में बिताए अपने जीवन को पूरी तरह से भूल गई थी। एक दिन उसकी बुआ उससे मिलने पहाड़ों पर आई। मेरी प्यारी बच्ची हेडी, कैसी हो? नमस्ते चाचा जी। बुआ जी, आइए ना बकरियां देखते हैं। जरा सांस तो लेने दो हेडी। पहले मुझे ये बताओ तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा बुआ जी। मैंने बकरियों की देखभाल करना सीखा और पीटर की दादी जी से खाना बनाना। ओह, और तुमने स्कूल में क्या क्या सीखा? स्कूल? मैं स्कूल नहीं जाती। क्या? आपने इसे अभी तक स्कूल क्यों नहीं जाने दिया चाचा जी? नहीं, ये यहीं पर ठीक है मेरे साथ। इसे जो भी सीखना है मैं यही सिखाऊंगा। पर पढ़ाई लिखाई भी तो बहुत जरूरी है ना? बहुत हुआ, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगी हेडी। वैसे भी मैं जिस परिवार में काम करती हूँ उन्हें अपनी बेटी के साथ खेलने वाला कोई चाहिए। वो तुम्हें अपने घर पर रखने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन मैं तो यहीं रहना चाहती हूँ, दादाजी के पास। ऐसा मत करो डैड, हेडी को यहाँ अच्छा लगता है और मुझे भी। हेडी का ख्याल रखने के लिए धन्यवाद चाचा जी, लेकिन मैं इसे वापस ले जा रही हूँ और कोशिश करूंगी कि इसे अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। हेडी को जाता हुआ देखकर दादाजी बहुत रोए। हेडी की बुआ उसे एक बहुत बड़ी हवेली में ले आई, जहाँ वो एक बहुत अमीर परिवार के लिए काम करती थी। हेडी, ये क्लेरा है। चलो क्लेरा से हेलो बोलो। हेलो क्लेरा, मैं हेडी हूँ। हेलो हेडी, ये देखो मैं क्या कर सकती हूँ क्लेरा। हेडी, घर के अंदर नहीं, यहाँ इस घर में तुम्हें तरीके से रहना होगा। ठीक है बुआ जी। क्लेरा बहुत बीमार थी और चल नहीं सकती थी, इसीलिए वो सिर्फ जमीन पर ही खिलौनों से खेल पाती थी। हर रोज स्कूल का काम खत्म करने के बाद हेडी क्लेरा के साथ खेलती थी। हेडी को उसके साथ खेलना अच्छा लगता था, पर उसका बाहर जाने और दौड़ने कूदने का भी बहुत मन करता था। कुछ समय बाद हेडी बहुत उदास और बीमार हो गई। उसका खाने का भी बिल्कुल मन नहीं करता था। वो यहाँ तक कि रात को नींद में चलने लगी थी, जिससे उसकी बुआ को बहुत चिंता हुई। क्या लगता है डॉक्टर, हेडी को क्या हुआ है? मुझे लगता है इसे ताज़ी हवा की जरूरत है। उसने बताया कि वो हर रोज अपने पहाड़ों वाले घर का सपना देखती है, शायद इसीलिए वो नींद में चलती है। मैं दादाजी के पास जाना चाहती हूँ बुआ जी। लेकिन हेडी, तुम्हारे पास यहाँ कितने अच्छे अच्छे खिलौने हैं। क्या तुम्हें इस आलीशान बंगले में रहना अच्छा नहीं लगता?
दुनिया की कोई भी दौलत इंसान का स्वास्थ्य नहीं खरीद सकती। इस बच्चे को इसके दादाजी के पास भेज दो। उसकी बुआ डेट न चाहते हुए भी हेडी को वापस दादाजी के पास भेजने के लिए राजी हो गई। हेडी ने अपनी नई सहेली क्लेरा को टाटा कहा और क्लेरा ने उसे जल्दी मिलने का वादा किया। बुआ जी ने हेडी को पहाड़ों पर रहने की इजाजत दे दी, मगर इस शर्त पर कि वो अपना स्कूल का काम करती रहेगी। कुछ महीने बाद क्लेरा उससे मिलने आई। ओह, बहुत अच्छा हुआ क्लेरा कि तुम यहाँ आ गई। हम दोनों मिलकर खूब मजे करेंगे। ध्यान रखना बच्चों, क्लेरा को बाहर जाने की आदत नहीं है। आओ चलो बकरियां देखते हैं। कुछ समय तक तीनों बच्चे एक साथ खेलते रहे। फिर हेडी और क्लेरा एक साथ खेलने लगे, सिर्फ वो दोनों ही। उन दोनों को साथ में खेलते देखकर पीटर को उनकी दोस्ती से चिढ़ होने लगी। ऐसा लगता है कि हेडी अब मुझे भूल गई है। शायद उसे खेलने के लिए एक नई दोस्त मिल गई है। मुझसे पंगा, अभी बताता हूँ। क्लेरा, चलो हम फूलों को देखने चलते हैं। हाँ, चलो चलते हैं। लेकिन मेरी व्हीलचेयर कहाँ है? ओह, अरे नहीं। पीटर, क्या तुमने वो देखी? मैंने नहीं तो। ओह, अब मैं फूलों को देखने कैसे जाऊंगी? चलो आओ, मैं मदद करती हूँ। तुम चलने की कोशिश क्यों नहीं करती? मुझसे नहीं होगा। पर बिना कोशिश किए कैसे कह सकती हो कि तुम नहीं कर सकती? शायद तुम ठीक कह रही हो हेडी। क्लेरा का फूलों को देखने का इतना मन था कि उसने चलने की कोशिश की। अचानक हेडी की मदद से उसने एक कदम बढ़ाया, फिर एक और एक और। क्लेरा, तुम चल सकती हो। ये तो चमत्कार हो गया। देखो पीटर, मैं चल सकती हूँ। क्या तुम मेरे लिए खुश नहीं हो? हाँ क्लेरा, पर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। मैंने ही तुम्हारी व्हीलचेयर ली थी क्लेरा, और जलन की वजह से मैंने उसे चट्टान से नीचे फेंक दिया। मुझे माफ कर दो। चिंता मत करो पीटर, अब मुझे उसकी जरूरत नहीं। क्लेरा के पिता उसे चलता देखकर इतने खुश हुए कि उन्होंने तय किया कि वो हर गर्मियों में क्लेरा को हेडी के पास लेकर आएंगे। जहाँ तक हेडी और दादाजी की बात है, उन दोनों ने बहुत दिनों तक बकरियों की देखभाल करते, फूल चुनते और ऊंचे पहाड़ों पर अपने घर पर खुशी से हंसते हंसाते हुए दिन बिताए। नट क्रैकर।
वो क्रिसमस के एक दिन पहले की पूर्व संध्या की खूबसूरत रात थी। क्लेरा के घर की छत पर हल्के हल्के बर्फ गिर रही थी। उसका परिवार घर के अंदर धूमधाम से नाच गाने, उपहारों और स्वादिष्ट दावत के साथ क्रिसमस का उत्सव मना रहा था, जबकि क्लेरा और उसका भाई किसी का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा और तभी उन्होंने एक बड़ी सी आकृति को चमकदार बर्फ पर चलकर अपने घर की तरफ आते हुए देखा। ये तो दादाजी है, वो आ गए। पता नहीं इस बार वो हमारे लिए क्या उपहार लाए होंगे। कैसे हो बच्चों? क्रिसमस की बधाई हो। आप हमारे लिए क्या लाए हैं दादाजी? आओ बच्चों। इस पेड़ के पास आकर अपना क्रिसमस का उपहार खोलो। अरे वाह, ये चूहा तो युद्ध के लिए तैयार लग रहा है। ओहो, बस भी करो फ्रिट्ज। ये तो बहुत अच्छा है। धन्यवाद दादाजी। ये तो मुझे बहुत बदसूरत लग रहा है। इस तरह इसकी नुकीली नाक और बड़े मुंह को तो देखो। ये बदसूरत नहीं है फ्रिट्ज, बस कुछ अलग है। इसका मुंह बड़ा है क्योंकि ये अखरोट तोड़ सकता है। अब जरा इसका कमाल देखो। ओह, सच में? अच्छा, जरा मैं भी तो देखूं। रुको, वो अखरोट बहुत बड़ा है। फ्रिट्ज, ये तुमने क्या किया? मुझे माफ कर दो क्लेरा। ओ चिंता मत करो क्लारा, जब तुम सोने के लिए जाओगी तब मैं इसे ठीक कर दूंगा। चलो, अब बहुत देर हो गई है। क्लेरा और फ्रिट्ज सोने चले गए। क्लेरा ने सोने की बहुत कोशिश करी, पर वो बेचारी उस नटक्रैकर के टूटे हुए जबड़े के बारे में ही सोच रही थी। आखिरकार घंटों इधर उधर करवटें बदलने के बाद उसने नीचे जाकर नटक्रैकर को देखने का फैसला किया। क्लेरा टूटे हुए खिलौने को तब तक कस कर पकड़े रही जब तक उसे नींद नहीं आ गई। जब उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो कमरे में सब कुछ उसे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। क्रिसमस का पेड़ विशालकाय हो गया। कुर्सी इतनी बड़ी हो गई कि क्लेरा जमीन से बहुत ऊपर उठ गई। और हद तो तब हो गई जब क्लेरा ने एक अजीब आवाज सुनी। चूहे, ये तो बहुत सारे हैं। चूहे इतने सारे थे कि हर कुर्सी के पीछे से और खिलौनों की अलमारी के नीचे से आते दिखाई दे रहे थे। और तभी क्लेरा ने एक सबसे भयानक चीज देखी। वो था 7 सिरों वाला राजा चूहा। वो अपनी सेना के साथ सीधे क्लेरा की कुर्सी की तरफ बढ़ रहा था। बचाओ! दूर हटो मुझसे, गंदे चूहे! मेरे पीछे छिप जाओ क्लेरा, ये चूहे खतरनाक हैं। नटक्रैकर, तुम जिंदा हो? चिंता मत करो क्लेरा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ध्यान रखना, तुम्हें चोट लगी है। नटक्रैकर ने पट्टियों के साथ फर्श पर छलांग लगाई और सीधे खिलौने की अलमारी की तरफ भागा। और वहां उसने सारे फ्रिट्ज के सैनिक खिलौनों को सावधान रहने को कहा।
तब वो उनके साथ राजा चूहे की सेना की तरफ बढ़ा। अब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए नटक्रैकर। तुम और तुम्हारी बेचारी सेना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। खबरदार चूहे राजा, शायद ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी हंसी हो। बहुत हुआ, अब लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। हमने राजा चूहे को हरा दिया। चलो क्लेरा, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। नटक्रैकर क्लेरा को खिलौने की अलमारी के पास ले गया, जहाँ एक छोटा सा दरवाजा था जो कि विशाल पेड़ों और चमकदार बर्फ वाले जंगल की तरफ जाता था। अब उनके चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी और क्लेरा और नटक्रैकर दोनों चमकदार बर्फ के किनारे पर मजे से नाच रहे थे। आओ, पहले तुम क्लेरा। हम कहाँ जा रहे हैं? मैं तुम्हें मिठाइयों के राज्य में ले जा रहा हूँ। ओह, ये जगह कितनी स्वादिष्ट है। नटक्रैकर क्लेरा को लॉलीपॉप के पेड़ों, गनड्रॉप की वादियों, टॉफी के तालाब और चॉकलेट की नदियों के पास ले गया और आखिरकार वो शुगर प्लम परी के विशाल चमकते महल में पहुंचे। स्वागत है नटक्रैकर। पूरे परी जगत में आपकी विजय की ही चर्चाएं हो रही हैं। धन्यवाद परी रानी। असल में ये सब मैं अपनी दोस्त क्लेरा की मदद के बिना बिल्कुल नहीं कर पाता। स्वागत है क्लेरा, आपको भी आपकी बहादुरी के लिए इनाम दिया जाएगा। शुगर प्लम परी ने उन दोनों के सिर पर सोने का मुकुट पहनाया। दरबार ने खुशियां मनाई। दूर दूर से आए बहुत से कलाकारों ने उन्हें जर्मनी के बिस्किट, अरब की कॉफी, स्पेन की चॉकलेट और रशिया की टॉफियों के डिब्बे भेंट किए। क्लेरा ने सभी मिठाइयाँ चखीं और उसे सबका स्वाद बहुत अच्छा लगा और फिर नटक्रैकर उसे नृत्य कक्ष की तरफ ले गया, जहां उन्होंने सभी लोगों को नृत्य करते हुए देखा। और तभी क्लेरा ने देखा कि उसका प्यारा नटक्रैकर रूप बदलने लगा। उसका बड़ा सा जबड़ा छोटा और छोटा हो गया और उसकी नुकीली नाक छोटी और छोटी हो गई और वो एक खूबसूरत वजीर बन गया। नटक्रैकर, ये तुम्हें क्या हो रहा है? आपने हमें शाप से मुक्त कर दिया है। कौन से शाप की बात कर रहे हो? बहुत समय पहले मैंने एक राजकुमारी को एक शाप से मुक्त कराया था, जो कि दुष्ट राजा चूहे ने उसे दिया था। वो हमेशा हमेशा के लिए कुरूप हो गई थी,
सिर्फ एक ही चीज उसे उस शाप से मुक्त कर सकती थी, जंगल का सबसे सख्त अखरोट। लेकिन रानी उस अखरोट को तोड़ने में समर्थ नहीं थी। मैं उनके दरबार में वजीर था। मैंने अखरोट तोड़ने में उनकी मदद करने का फैसला किया और उसे तोड़कर उन्हें खाने के लिए दे दिया। लेकिन अफसोस, वो शाप मुझे लग गया और मैं कुरूप नट क्रैकर बन गया। लेकिन फिर राजकुमारी ने क्या किया? क्या उसने तुम्हारी मदद नहीं की? जब उसने मेरी कुरूपता देखी तो उसने मुझे राज्य से निकाल दिया। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, और हमारे प्यारे नट क्रैकर को बहुत लंबे समय तक ये सब सहना पड़ा। जबकि आपने अपनी दयालुता से नट क्रैकर के इस शाप को खत्म कर दिया। आपने नट क्रैकर की कुरूपता के बावजूद इसे इतना प्यार किया। अब ये एक बार फिर एक खूबसूरत वजीर बन गया है। आपके इनाम स्वरूप हम आपको ये जादुई रथ भेंट कर रहे हैं, जिससे आप अपने घर वापस जा सकेंगी। आपका धन्यवाद शुगर प्लम परी। चलो क्लेरा, अब घर चलें। क्लेरा और उसका वजीर दोनों उस रथ में चढ़ गए और हिरन उसे खींचते हुए आकाश की ओर ले गए। जब रथ तारों और चांद के बीच चला गया तो उसे नींद आ गई, और जब वो जागी तो पता चला कि ये तो सिर्फ एक सपना था, पर सचमुच इतना प्यारा था कि जिसे वो कभी नहीं भूलेगी। जैसे ही क्लेरा ने अपने हाथों में उस नट क्रैकर को देखा तो वो उसके ठीक हो चुके जबड़े को देखकर हैरान रह गई। शायद ये सिर्फ एक सपना हो, पर ये तो क्रिसमस का ही एक छोटा सा जादू था जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता।